So in the previous class, we have started embryological evidences. Now we will start the next topic, that is biogeographical evidences. What is the meaning of biogeography? The biogeography means it is a combination of two words, biology and geology. So biogeographical evidences biology means living organism. Geology means study of earth. So in combination of these two words, distribution of plants and animals on the surface of earth the distribution of plants and animals on the surface of earth is called as biogeography, and the evidence which is provided from that is called as biogeographical evidences. समझ में आया? तो what is the evidence we are getting? किस टाइप का एविडेंस हम लोग यहाँ से मिलता है ना? देखिए, एज पर Alfred Russel Wallace, we have 6 biogeographical realms. बायोजियोग्राफिकल realms कितना हो गया? 6. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि हम लोगों का जो कंटिनेंट है वो पहले एक सिंगल था, दैट इज पैंजिया. मेसोजोइक एरा, क्रिटेशियस पीरियड, continental drift started, gives rise to the separation of the single continents into many different continents. ठीक है, इंक्लूडिंग एंटार्क्टिका, 7 कंटिनेंट. बट यहाँ पे मैंने 6 लिखा है. मीन्स एंटार्क्टिका इज नॉट द फिट क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द दैट इज लाइफ. हम लोग यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन को बेस करके डिवाइड किया है, दैट इज बाय एक्सक्लूडिंग एंटार्क्टिका. तो एज पर द अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, ये जो 6 बायोजियोग्राफिकल रेल्म है वो क्या क्या है? देखिए, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार comes under one, that is oriental. चाइना, रशिया, यूक्रेन वगैरह जो ऊपर है पूरा, इंक्लूडिंग दैट इज व्हाट ना, वो पूरा नॉर्थ पार्ट हो गया, दैट इज व्हाट ना, पैलियर्टिक. पूरा यूरोप सब आ जाता है उसमें. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया नियार्कटिक. नॉर्थ अमेरिका हो गया नियार्कटिक. साउथ अमेरिका हो गया नियर ट्रॉपिकल. अफ्रीका हो गया इथियोपियन. एंड ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो है ऑस्ट्रेलियन. तो हाउ मेनी 6 बायोजियोग्राफिकल में टोटल कितना हो गया? 6 बायोजियोग्राफिकल रेल्म्स
ओरिएंटल, पैलियर्टिक, नियर्टिक, नियोट्रॉपिकल, इथियोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे, एक दो क्वेश्चन, जैसे कि ओरिएंटल एंड पैलियर्टिक separated by Himalayan mountain range. Separated by Himalayan mountain range. समझ में आया कि ओरिएंटल एंड पैलियर्टिक के बीच में सेपरेट कौन कर रहा है ना, हिमालयन माउंटेन रेंज। नाउ इथियोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन, separated by सी। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका के बीच में एक बहुत सारा बैरियर है, उसका नाम क्या है, सी एक्ट एज ए बैरियर। ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन के बीच में separated by Wallace line, an imaginary line as per the name of Wallace in between the Oriental Australian, that is Wallace line, and the last, that is Palearctic and Nearctic. Palearctic and Nearctic together called Holarctic. ठीक है, सो होलारिटी का मतलब क्या हो गया, it is a separator or it is a collective structure of Palearctic and Nearctic. ठीक है, सो Palearctic and Nearctic togetherly called as Holarctic. ये सब जनरल नॉलेज है। अभी हम लोग देखेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, the organisms distributed in different part of earth. If the organisms are distributed in different part of earth, then it is called as discontinuous. If the organisms are restricted to a particular part of the earth, then it is called as restricted distribution. समझ में आया कि नहीं? मैं एग्जांपल दे देता हूं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे कि लॉन्ग फिश, याद करिए लॉन्ग फिश कहाँ कहाँ हम लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग फिश, अफ्रीकन लॉन्ग फिश एंड साउथ अमेरिकन लॉन्ग फिश, याद आया? So it is found in Africa, South America, Australia. Example number 2, elephant. एलिफेंट आप वर्ल्ड में जाएंगे तो सिर्फ आपको एलिफेंट दो ही जगह पे मिलेगा,
एंड वो क्या है ना, अफ्रीका एंड इंडिया, और कहीं पे है इंडिया, मतलब ये ओरिएंटल की बात हो रहा है, मतलब इंडिया एंड साउथ एशिया। श्रीलंका में भी है, यो दैट इज व्हाट ना, ताइवान में भी है, सॉरी थाईलैंड में भी है कि नहीं? तो एशियन कंट्रीज है ये सब। नंबर 3, कैमल। कैमल आर फाउंड इन व्हाट? अफ्रीका में है कि नहीं? एंड अफ्रीका जैसे आप लोग वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में है? वर्ल्ड मैप या नहीं है? अगर वर्ल्ड मैप दिमाग में है तो आप बोलिए कि अफ्रीका नीचे है, एशिया नीचे है, साउथ अमेरिका नीचे है, यस और नो? सो अफ्रीका में तो थोड़ा सा कम होते हैं कैमल, मोस्टली इट इज फाउंड इन व्हाट ना, एशिया। एंड उसका जो क्लोज रिलेटिव है कैमल का, दैट इज कॉल्ड एज लामा। वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में है कि नहीं? तो ये रेस्ट्रिक्टेड हुआ कि डिसकंटिन्यूअस हुआ? अलग अलग जगह पे है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस। नंबर 4 में आते हैं एलिगेटर्स। एलिगेटर्स हो गया, टूलिप्स हो गया। टूलिप्स फ्लावर है ना, ये आपको मिलेगा कहाँ ना, चाइना में मिलेगा प्लस नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना। ईस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। मैं ये जो चीज आपके सामने लिखा हूं, ये सब लिखने का मतलब क्या है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पहले सिंगल आइलैंड था पैंजिया, सेपरेशन हुआ, ये हो गया पैलियर्टिक, ये हो गया ओरिएंटल, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन, ये हो गया इथियोपियन, ये हो गया कौन सा, नियोट्रॉपिकल, सॉरी नियर्टिक, ये क्या है, नियोट्रॉपिकल, है कि नहीं? दिस इज योर टोटल जो हो गया आपका कौन सा ना, पैलियर्टिक एंड टोटल आपका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, ओरिएंटल नीचे है, यहाँ पे इंडिया आता है, सेपरेटेड बाय व्हाट ना, हिमालयन माउंटेन रेंज। अब देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये आपको लगता है कि ये जो चाइना एंड नॉर्थ अमेरिका, ये नियो ट्रॉपिकल एंड सॉरी नियो आर्कटिक एंड पैलियर्टिक दोनों कॉमन था पहले? यहाँ पे हो गया एंटार्क्टिका, ठीक है? ये पहले एक जगह था कि नहीं? लॉन्ग फिशेस यहीं पे हुआ करता था पहले, ऑस्ट्रेलिया में भी था, इथियोपियन में भी था, नियर ट्रॉपिकल में भी था, एंटार्क्टिका में भी था। लेकिन एंटार्क्टिका का कंडीशन ऐसा हुआ कि लॉन्ग फिशेस पूरा एक्सटिंक्ट हो गया वहां पे। बचा कहां पे? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इससे भी हम लोग को एविडेंस मिल रहा है कि पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। एंड दैट इज व्हाई द एलिगेटर्स आर ओनली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना एंड साउथ ईस्टर्न यूएसए। और बाकी जगह पे ये एलिगेटर क्यों नहीं है? बाकी जगह पे ये एलिफेंट क्यों नहीं है? बाकी जगह पे ये कैमल क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आप जाइए किसी दूसरे कंट्रीज में जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है, वहां पे अलग टाइप का प्लांट होगा, एनिमल होगा। अडेप्टेशन के रेस्पेक्ट में वो इवोल्यूशन अलग हुआ है। तो ये शो करता है कि इवोल्यूशन हुआ है एंड कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के वजह से क्लाइमेटिक चेंज हुआ है। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन।
Restricted distribution found only in one place, restricted place. जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं प्लूटोथेरियम. प्लूटोथेरियम मींस egg laying mammal. That is only found in the Australia. और कहीं भी नहीं है. Paused mammal like your kangaroo, these are also found in what? The Australia. And उसके एकदम क्लोज है टेस्मानिया. मैंने यहाँ पे कंगारू नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा पाउस्ड मैमल. पाउस्ड मैमल इंक्लूडिंग कंगारू बहुत सारे है, कोआला है, सुगर ग्लाइडर है, टेस्मेनियन वुल्फ है, मार्सुपियल रैट है, बहुत सारे है. सो दिस पाउस्ड मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, एकदम क्लोज है, और एक छोटा सा कंट्री तस्मानिया, और कहीं पे नहीं है. अब देखिए स्पेनोडन. स्पेनोडन को हम लोग बोलते हैं तुआतारा. That is only found in the New Zealand. And that is why it is called New Zealand lizard. इसको न्यूजीलैंड लिजर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलता है. आइडिया हो रहा है कि नहीं? ये डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में हम लोग इवोल्यूशन को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है. This is all about the biogeographical evidences. Now we are coming to देखिए एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन हम लोग स्टार्ट किए थे. ये था ना मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस, then embryological evidences, paleontological evidences, and now it is biogeographical evidences. Finished. Now we will start the next topic, artificial selection and natural selection. ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन. Artificial selection means by means of selecting the desirable character or that is selecting as a whole. नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिप्रोडक्शन होता है, तो एंटायर कैरेक्टर विल बी बीइंग सिलेक्टेड विद नेचर. बट हम लोग यहाँ पे एंटायर कैरेक्टर को सिलेक्ट नहीं कर रहे, डिजायरेबल कैरेक्टर और बेनिफिटेड कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन के पास वो बेनिफिशियल कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो. तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुआ या नॉन सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुआ? Selective breeding by means of selecting the desirable character or desired trait is called as what? Artificial selection. Selective breeding by selecting desired trait. Is called as artificial selection. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देंगे. नंबर 1, generation of different breed of cow, dog, horse, sheep, etc. Horse we are provided with for the horse riding.
हॉर्स राइडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट ब्रीड ऑफ हॉर्स। काव हो गया, डॉग हो गया, शीप हो गया। आप लोग घर घर देखते हैं डॉग का डिफरेंट वैरायटी है। ये सब डिफरेंट वैरायटी ऑफ डॉग क्या नेचर ने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है? डिफरेंट वैरायटी ऑफ काव, डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग, शीप, ऐसे पता नहीं थाउजेंड ऑफ एनिमल्स वी हैव टिल नाउ प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्टिंग द डिजायरेबल ट्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल। नंबर 2 एग्जांपल, आप लोग विंटर सीजन में बहुत सारा वेजिटेबल्स मार्केट में देखते हैं। स्पेसिफिकली वी कैन से ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, कैले हो गया, रेड कैबेज हो गया, देखते हैं ना, कॉलीरैबी हो गया। एंड ऑल दीज एक्चुअली नॉट सिलेक्टेड और फॉर्म्ड बाय द नेचर। ये सब ह्यूमन ने खुद बनाया है। किससे? वाइल्ड मस्टर्ड। मस्टर्ड हम लोग जो सीड खाते हैं, सरसों, सरसों से ये सब बनाया गया है। तो मस्टर्ड प्लांट से ये बना। कभी कभी सोचे हैं कॉलीफ्लावर जो देखता है वो पूरा एकदम फ्लावर की तरह दिखता है, और उसमें जो पूरा एकदम बीच में व्हाइट पोर्शन है वो पूरा मस्टर्ड प्लांट का ही पूरा एकदम रेप्लिका है वो। आपके पास एनसीईआरटी है, स्टडी मैट है, निकालिए वो डायग्राम देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। दिया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का वो डायग्राम? नहीं दिया? किस पे दिया है? पेज नंबर 91 मॉड्यूल में दिया। वो पहले एनसीईआरटी में था, हटा दिया, रिसेंट एनसीईआरटी से हटा दिया है, पुराना एनसीईआरटी में था। चलिए आप तो अपना स्टडी मैट देख लीजिए, तो एनसीईआरटी का डायग्राम ही पहले था, अभी हटा दिया। 91 पेज नंबर देख लीजिए अपना। सो जनरेशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, cabbage, red cabbage, kohlrabi, kale, etc. from wild mushroom. Generation of different variety of pigeon. आप लोग देखे होंगे पिजन बहुत वैरायटी का है, एंड उसको सजाने के लिए घर घर यूज किया जाता है, रखा जाता है कहीं मॉल में, कहीं पे आपका पैलेस वगैरह में रखा जाता है कि नहीं? आप अपने मॉड्यूल में देख लीजिए, वो शायद वो डायग्राम भी दिया है। मिला? लाइक योर फैन टेल। देखिए फैन टेल में फैन जैसे उसका टेल है, दिखा? जैकोबिन, पोर्टर, etc. from wild pigeon. And this wild pigeon scientific name क्या है? कलुम्बा। पढ़े हो? कलुम्बा लिविया. It is the rock pigeon or wild pigeon. It is the rock pigeon or wild pigeon scientifically named as Columba livia. तो these are the artificial selection का एक थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया कि कैसे नेचर एंड ह्यूमन बीइंग दोनों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन हुआ है।
कंपटीशन का मतलब क्या है? नेचर जब भी कोई न्यू स्पीसीज बनाता है, एक्चुअली दैट नीड मोर टाइम और लेस टाइम, वेरी long time. Nature need a very long time to produce a species. But you know, just human being can be found 1,000 or millions variety of species within few years. By means of what? The selective breeding, artificial selection. So we are coming to the natural selection. The selection by the nature is called as natural selection. And natural selection example आते हैं number 1. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ाते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. इंग्लैंड में फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर एंड मोर ऑफ इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन विच स्टार्टेड इन द इंग्लैंड इन द 1850s. उससे पहले का कंडीशन क्या था, उसके बाद का कंडीशन क्या है? ठीक है. बिफोर द industrialization in England, this is supposed to be the trunk of the tree. This is tree trunk. And that tree trunk contains the moth. One is white peppered moth. One is dark winged moth. This is tree trunk. ट्री ट्रंक बिफोर है तो उसका कलर क्या होगा? लाइट कलर होगा कि नहीं? बिकॉज देयर इज नो व्हाट ना पोल्यूशन. पोल्यूशन कम था, पार्टिकल दैट इज कार्बन पार्टिकल कम था, इसलिए लाइट कलर बैकग्राउंड होगा कि डार्क बैकग्राउंड होगा? लाइट कलर बैकग्राउंड ऑफ द ट्री ट्रंक. उसमें ये है व्हाइट विंग मॉथ, and this is dark winged moth. So which will be more eye catching? Dark winged will be more eye catching. So when the predator, and that is what na birds, here the birds are act as a predator. दोनों को अटैक करेगा, लेकिन किसको ज्यादा अटैक करेगा? Because the dark winged moth are more prominent for the birds to attack. So number of species किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा? डार्क का स्पीसीज का नंबर क्या होगा ना, कम होगा, एंड व्हाइट का क्या होगा ना, ज्यादा होगा. The population increased of the white winged moth and decreased of the dark winged moth before the industrialization in England before 1850s. एंड ये बर्ड क्या है? ये बर्ड ही तो नेचर है. ये बर्ड ही तो नेचर हुआ. तो नेचर यहाँ पे सिलेक्ट किया बाय मीन्स ऑफ द प्रीडेटर बर्ड्स. क्लियर है? which will survive and which will be, that is more number, and which will be having less number. ये था बिफोर. अब आफ्टर की देखते हैं. आफ्टर 1850s पूरा एकदम सिनेरियो चेंज हो जाएगा, नहीं?
पूरा चेंज हो जाएगा। नाउ द ट्री ट्रंक बिकम डार्क कलर एंड यहाँ पे जो लाइट कलर था इसका कारण क्या था ना, दो कारण था। एक था प्रेजेंस ऑफ लाइकेन। लाइकेन इज ए पोल्यूशन इंडिकेटर। बिफोर नहीं था पोल्यूशन, आफ्टर देखो पोल्यूशन आ जाएगा। पोल्यूशन आने से लाइकेन रिमूव हो जाएगा कि नहीं? पहले पोल्यूशन था तो पोल्यूशन तो लाइट का, जब लाइकेन तो लाइट कलर होता है। एंड नो यो दैट इज व्हाट ना, पोल्यूटेंट, दैट इज कार्बन पार्टिकल। So no carbon particle, no pollutant, and presence of lichen makes the light color before the industrialization. After देखिए dark color हो गया, दोनों की वजह से क्या है ना, absence of lichen. Pollution indicator याद रखिएगा. And with more particle, carbon particle. तो हो गया डार्क। अब ये देखिए व्हाइट विंग्ड मॉथ एंड डार्क विंग्ड मॉथ, नाउ विच विल बी मोर आई कैचिंग? अभी जो बर्ड्स है ये अभी दोनों में से किसको ज्यादा अटैक करेगा? नो, व्हाइट। तो किसका नंबर इंक्रीज करेगा, किसका नंबर डिक्रीज करेगा? तो व्हाइट का यहाँ पे क्या हुआ ना, डिक्रीज हुआ। डार्क का यहाँ पे क्या हुआ? सो हु इज सिलेक्टिंग दिस? नेचर टू दी बर्ड्स। समझ में आया? लेकिन ये जो कंडीशंस था, ये कंडीशन कहाँ पे था, अर्बन एरिया में कि रूरल एरिया में? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे हुआ था? अर्बन एरिया में। लेकिन आप अगर रूरल एरिया में जाएंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। रूरल में जो पहले था वही कंटिन्यू कर रहा था। समझ में आएगी नहीं? एंड अर्बन एरिया में हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो पॉल्यूशन के वजह से डार्क का नंबर इंक्रीज किया एंड व्हाइट का नंबर क्या हुआ, डिक्रीज किया। नाउ ये जो व्हाइट विंग्ड मॉथ था ये धीरे धीरे रैंडम मेटिंग करने लगा। रैंडम मेटिंग मतलब सिलेक्टिंग की नॉन सिलेक्टिंग? नॉन सिलेक्टिंग। अभी सिलेक्टिव नहीं होगा क्योंकि व्हाइट विंग मॉथ का नंबर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, राइट? सो दे विल नाउ व्हाट ना, रिप्रोड्यूस विद द डार्क आल्सो। धीरे धीरे डार्क के साथ रैंडम मेटिंग करते 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 ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म डेवलप हुआ। अभी आप जाएंगे इंग्लैंड में अर्बन एरियाज में, आपको व्हाइट विंग्ड मॉथ नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि व्हाइट तो पूरा एलिमिनेट हो गया, पूरा एक्सटिंक्ट हो गया। नो, नेचुरल सिलेक्शन कभी भी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट नहीं करता है, उसको वो मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, इवॉल्व करता है। नाउ ये जो व्हाइट विंग्ड मॉथ था ये ग्रेजुअली मॉडिफाई होके कंप्लीटली डार्क में कन्वर्ट हो गया, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। ये बात समझना कि नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। नो, कभी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट अडैप्टेशन। समझ में आया? Write that point. Natural selection brings evolution. Natural selection brings evolution. And true black melanic form
develop by random mating. रैंडम मीटिंग का वर्ड इंसेटिव बेस्ड वर्ड है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है. सो नो वेरिएंट मतलब यहाँ पे डार्क वेरिएंट एंड व्हाइट विंड वेरिएंट, ठीक है, इसी की बात करें. नो वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट और एक्सटिंक्ट और एलिमिनेटेड. So no variant completely eliminated or completely wiped out. समझ में आया? So this is example number 1. क्या था? Industrial melanism. समझ में आ गया? अभी मैं खाली छोटा छोटा एग्जाम्पल देके इसको स्किप करूंगा. एग्जाम्पल नंबर 2. herbicide resistant herbs. If you will continuously use the same herbicide for the long time period, right, the herbs become resistant to herbicide. Number 3, pesticide resistant pest. Same, ठीक है. Antibiotic resistant insect or sorry microbes. आप अगर बार बार एंटीबायोटिक कंटिन्यूअसली खाएंगे, रेगुलर बेसिस में खाएंगे, एवरी डे खाएंगे, तो वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में आपके बॉडी में जो माइक्रोब है वो धीरे धीरे रेजिस्ट हो जाएगा कि नहीं. एंड द एंटीबायोटिक विल अ डे विल कम द व्हेन एंटीबायोटिक विल नो इफेक्ट ऑन द बॉडी, एंड दैट इज ड्यू टू रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ माइक्रोब डेवलप अगेंस्ट द. अब ये चारों एग्जांपल में आप कॉमन क्या चीज आप देखें, क्या आप लोग सिमिलैरिटी क्या देखें ये चारों एग्जांपल में? All these are human interference activity. Yes or no? This is called as anthropogenic. Anthropology means the human interfere or evolution or human culture evolution is called as what? Anthropology. So this is human interference activity or event, and that is why it is called as anthropogenic action. अगर human interfere नहीं करता तो क्या इस टाइप का evolution होता? Means it is a random process, stochastic process, chance event. अगर ये event नहीं होता तो क्या evolution होता? So chance event leads to chance mutation. Chance event leads to, अगर event कुछ x के बदले y होता तो evolution शायद a के बदले b होता. So it is determinate or it is indeterminate. क्या ये पता था कि यही होने वाला है? नहीं था. अगर कुछ अलग इवेंट होता तो अलग टाइप का इवोल्यूशन होता. सो इट इज ए चांस ऑफ डिटर्मिनिज्म और इनडिटर्मिनिज्म. सो वी कैन नॉट सी इन द लाइट ऑफ डिटर्मिनिज्म. तो ये है उसका व्हाट ना कंक्लूजन. कंक्लूजन लिख देते हैं, फटाफट लिखिए. नंबर 1, evolution is a anthropogenic action means human interference or human involved. Now number 2, evolution is a stochastic process.
Stochastic means random. Number 3, chance event leads to chance mutation. So by chance हुआ, चांस इवेंट जो होगा उसके हिसाब से म्यूटेशन और इवोल्यूशन भी होगा. नंबर 4, evolution cannot be seen in the light of determinism. Means it is indeterminism. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट आता है पूरा, और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. देख लीजिएगा, पूरा क्लियरली लिखा है. एनसीईआरटी निकाल के देख लीजिए, क्लियरली लिखा होगा. इवोल्यूशन इज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस. इवोल्यूशन कैनॉट बी सीन इन द लाइट ऑफ डिटरमिनिज्म. यहाँ से क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखना. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अडैप्टिव रेडिएशन. क्या हुआ? वही सब बहुत जरूरी पॉइंट है, वो सब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अडैप्टिव रेडिएशन. See everyone, this is supposed to be original species. ये जो ओरिजिनल स्पीसीज है, because of the change in the habitat, they have been migrated to different area. अब ये एरिया डिफरेंट हुआ कि एरिया सिमिलर हुआ? तो डिफरेंट एरिया, तो डिफरेंट एडेप्टेशन और सेम एडेप्टेशन. तो ये डिफरेंट स्पीसीज होगा कि नहीं? स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी, स्पीसीज डी, स्पीसीज ई, स्पीसीज एक्स, व्हाटएवर. ये जो डिफरेंट स्पीसीज हुआ, दैट इज ड्यू टू व्हाट? द डिफरेंट एडेप्टेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन? रेडिएशन का मतलब तो जानते हैं, स्प्रेड होना. एंड यहाँ पे रेडिएशन का कारण क्या है? ना एडेप्टेशन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो ये कन्वर्जेंट हुआ कि डाइवर्जेंट हुआ? सो डाइवर्जेंट हुआ कि नहीं? The different species form due to different adaptation. लेकिन कॉमन यहाँ पे पॉइंट था पहले. सो डेफिनेशन इज व्हाट? Definition is what? The evolution of different species in a geographical area from a common point radiating
to different habitat or geographical area called as adaptive radiation. देखो adaptive radiation मोस्टली सिग्निफाई करता है डाइवर्जेंट को, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, मैं आपको बोलूंगा. तो एग्जाम्पल के हिसाब से लिखते हैं. पहले एग्जाम्पल नंबर 1, डार्विन फिंचेस. फिंचेस आप लोग नाम सुने हो? फिंचेस इज अ टाइप ऑफ बर्ड. यानी कहाँ पे मिलता था? गैलापागोस आइलैंड. So bird, a very small sized birds in the Galapagos Island. डार्विन के नाम से ये फेमस हुआ था, डार्विन फिंच. समझ में आया? अब देखेंगे इसका जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल बर्ड जो था बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका. देखो डार्विन कितना डीपली स्टडी किए थे. जब वो गैलापागोस आइलैंड में गए तो देखे वहां पे एक बहुत ही स्मॉल साइज बर्ड, बहुत ही वैरायटी का है. A very small sized bird which are widespread in the Galapagos Island. And Galapagos Island is not a small island. Galapagos Island is a cluster of island. छोटा छोटा बहुत सब चेन ऑफ आइलैंड है वो. तो पूरा हर आइलैंड को एक्सप्लोर किए. देखिए कि हर आइलैंड में कॉमन चीज दिखा उनका, वो ये है फिंच. लेकिन सबका हैबिटेट अलग था. Some of them seed eater, some of them cactus eater, some of them fruit eater. क्या हुआ? उसको बुलाइए. तो आना नहीं चाहिए था ना. पीछे जाइए. सो ओरिजिनल बर्ड जो था साउथ अमेरिका का, वो क्या था? द सीड ईटिंग था. आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं. यू वांट टू गो देन गो, कोई बात नहीं. समझे? पीछे चले जाओ, बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं. देखिए जब ये डीपली स्टडी किए तो उनको पता चला ये जो सारे के सारे बर्ड्स थे ना, ये साउथ अमेरिका का ओरिजिनल बर्ड है. ओरिजिनल. एंड ओरिजिनल बर्ड्स प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका बिलोंग्स टू व्हाट? वाई यू कि साउथ अमेरिका में इस बर्ड्स के बीच में कंपटीशन ज्यादा होने लगा. And they migrated from that area, that is South America, to different islands of what? The Galapagos. ठीक है? Some becomes cactus eating, some become fruit eating, some become seed eating, and some become insect eating. आपको समझे? तो ये क्या था? डाइवर्जेंट हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे एक डार्विन का जो फिंच है जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज ए एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट. ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल आते हैं नंबर 2.
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको एक ही टाइप का मार्सुपियल कंगारू मिलेगा कि बहुत वैरायटी का मिलता है? मैंने इसका कंसेप्ट आपको बताया था क्लियरली, याद करिए कि मेसोजोइक एरा में जब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ, भूलना मत, मेसोजोइक एरा में जब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ, अब मैंने कल ही लिखाया था, प्रीवियस क्लास में ही लिखाया था कि उस टाइम में सिर्फ प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया इवॉल्व हुआ था, नो प्लेसेंटेलिया। याद आया? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, अलग अलग कंटिनेंट आ गया इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम में कौन सा मैमल्स होगा? ना प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह यही दो मैमल्स था। वहां पे प्लेसेंटेलिया का इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग आज देख रहे हैं मार्सुपियल एंड प्रोटोथेरिया, वो स्टार्टिंग से है। ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन इतना सुइटेबल था, फ्री था, पूरा कोई नहीं था वहां पे, ह्यूमन वहां पे रीच ही नहीं किया था। ह्यूमन तो बहुत बाद बना, पूरा ग्राउंड खाली था, पूरा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट खाली था। अब खाली होगा तो जो जहां मर्जी वो वहां पे एडजस्ट हो गया। तो इसीलिए जो मार्सुपियल था उनका हाईली डाइवर्सिफिकेशन हुआ। लेकिन जो ओरिजिनल मार्सुपियल थे वो पहले ऑस्ट्रेलिया में एक ही टाइप का था, लेकिन क्योंकि वो लैंड पूरा खाली था, कोई कंपटीशन नहीं था, उनको बहुत ही बढ़िया सुइटेबल एनवायरनमेंट मिल गया। Some become tree dweller, that is arboreal. Some become that is what na aerial. Some become your that is what na gliders. बहुत अलग अलग टाइप का हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जांपल, ये जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस कंपलसरी आएगा, माइंड इट, कंपलसरी आएगा। शुगर ग्लाइडर, और that is flying phalange, Tasmanian wolf, tiger cat, banded anteater, marsupial rat, kangaroo, wombat, bandicoot, koala, and marsupial mole. अब देख सकते हैं इस डायग्राम में क्लियरली कि origin marsupials of Australians have been diverged ki converged with respect to the habitat. So this is why it is also divergent evolution. अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सा मैमल्स है? मार्सुपियल्स और यूथेरियन?
मतलब प्लेसेंटेलियल और मार्सुपियल। प्लेसेंटेलियल, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको प्लेसेंटेलिया मिलेगा। वैरायटी ऑफ प्लेसेंटेलिया है, तो प्लेसेंटेलिया का जो रेडिएशन हुआ है दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डाइवर्जेंट, जस्ट लाइक कंगारू in case of Australian marsupial. So example number 3, placentalia or eutherian diversification और रेडिएशन। इसका मैं और डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, यहाँ पे खाली लिख देता हूं कि ये भी डाइवर्जेंट है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना शरीर का ख्याल रखना। आपको पता है यस और नो? आप चाहे कितने भी हेड स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपका बॉडी आपका साथ छोड़ देगा तो आप पढ़ के आप अपना कैरियर को बना सकते हैं क्या? इसीलिए सबसे पहली बात है कि हेल्थ शुड बी फिट। आप अपने हेल्थ को पहले फिट रखिए। हेल्थ अगर फिट नहीं रहेगा तो आप अपने हेल्थ के साथ जितना खिलवाड़ करेंगे वो आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए हेल्दी फूड एंड साउंड स्लीप, हेल्दी फूड, साउंड स्लीप, एनी और नो मेंटल स्ट्रेस, ये 3 बहुत जरूरी। हेल्दी फूड, साउंड स्लीप, नो स्ट्रेस, ये 3 अगर आपके साथ है बढ़िया एकदम टकाटक होगा, पढ़ाई मस्त होगा पूरा। हाँ, ये तीनों में से कोई एक अगर गड़बड़ हो गया, शरीर आपका साथ छोड़ देगा। अरे शरीर बचेगा तभी तो पढ़ेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। समझ में आया? क्लियर? अभी हम कंपैरिजन करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में जल्दी। जहां पे मैंने डाइवर्जेंस लिखा है, डाइवर्जेंट मतलब क्या है? एडाप्टिव डाइवर्जेंस कि एडाप्टिव कन्वर्जेंस? याद रखने, तीनों एग्जाम्पल का क्या है? एडाप्टिव डाइवर्जेंस। अभी मैं आपको एडाप्टिव कन्वर्जेंस दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, कंपैरिजन ऑफ मार्सुपियल एंड यूथेरियन और प्लेसेंटेलिया। पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिए। सपोज टू बी these are the marsupials। ये मार्सुपियल का रेडिएशन हुआ कि नहीं? सेम टू सेम प्लेसेंटेलिया का भी रेडिएशन हुआ है। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, सेम जस्ट लाइक योर प्लेसेंटेलिया आल्सो दे हैव बीन आल्सो रेडिएटेड, राइट? जस्ट थिंक अबाउट, ये दोनों का एडाप्टेशन सेम है। वन इज मार्सुपियल, अनदर इज प्लेसेंटेलिया। यहां पे दोनों का एडाप्टेशन सेम हो गया, तो बोथ आर एडाप्टिव कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस? कन्वर्जेंस। तो दोनों का अपीयरेंस सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, एनालोगस। याद आया? सेम एडेप्टेशन, सेम फंक्शन, सेम हैबिटेट, तो अपीयरेंस भी तो सेम होगा, फंक्शन भी तो सेम होगा। अब देखिए माउस,
मार्सुपियल माउस एंड प्लेसेंटेलियल माउस, दोनों का अगर सेम कर देंगे देखेंगे तो दोनों देखने में सेम है. वन इज मार्सुपियल, अनदर इज प्लेसेंटेलियल. टैस्मेनियन उल्फ एंड नॉर्मल उल्फ. नॉर्मल वुल्फ क्या है? प्लेसेंटेलिया. टैस्मेनियन वुल्फ क्या है? मार्सुपियल. देखने में सेम है. आपका एनसीईआरटी का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है. निकालिए एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में वो पूरा डायग्राम दिया है. 2-3 तो डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया है वो पूरा एकदम 100% क्वेश्चन है वहां से. मिला? पेज नंबर 133 दो डायग्राम है. एक है डार्विन फिंच, दिख रहा है आपको? डार्विन फिंच में देखिए, दोज हु आर अडेप्टेड फॉर द डिफरेंट हैबिटेट, जिसका कैक्टस ईटिंग है, जिनका फ्रूट ईटिंग है, जिनका इंसेक्ट ईटिंग है, सबका कंपैरिजन करिए. बीक का स्ट्रक्चर अलग है. तो ये टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं? बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू द हैबिटेट देयर बीक आल्सो मॉडिफाइड. सेकंड देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, जो डायग्राम मैंने आपको किया था आपके सामने. मिल गया सबको? नेक्स्ट डायग्राम देखिए, पेज नंबर नेक्स्ट में आ जाइए. वहां पे कंपैरिजन एक टेबल दिया है, दिख रहा है आपको? मोल एंड मार्सुपियल मोल, एंट ईटर, नम्बैट एंट ईटर, माउस मार्सुपियल माउस, लिमर स्पॉटेड कैक्टस, फ्लाइंग पैलेंजर, फ्लाइंग that is what now, that is flying squirrel, and that is your bobcat and tiger, Tasmanian tiger cat, and wolf and Tasmanian wolf. दिख रहा है आपको? ऑलमोस्ट देखने में सिमिलर है कि नहीं? तो कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट. तो इसलिए मैंने बोला था कि एडाप्टिव रेडिएशन में बी डाइवर्जेंट मैक्सिमम. एंड हम अगर प्लेसेंटेलियन एंड टैस्मेनियन दैट इज मार्सुपियल को दोनों को कंपेयर करेंगे, इट इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट. Convergent. So it is adaptive convergence. Very very important. चलिए हम एग्जाम्पल पुट कर देते हैं. इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेसेंटेलिया, मार्सुपियल एंड इनका हैबिटेट. मोल, मार्सुपियल मोल. हैबिटेट क्या है? बरोइंग. कॉमन अडेप्टेशन हुआ? एंट ईटर, नम्बेट एंट ईटर. इसका फीडिंग हैबिट क्या होगा? एंट ईटर होगा. डिगिंग एंट ईटर, डिग करके एंट को खाता है. माउस, मार्सुपियल माउस. इसका हैबिटेट हो जाएगा रोडेंट लाइक. रोडेंट लाइक रोडेंसिया के अंडर आ जाएगा. रोडेंट की तरह दिखता है, लेकिन मार्सुपियल तो रोडेंसिया नहीं है ना, वो तो मार्सुपियल है, तो अलग हो जाएगा. लेमर, स्पॉटेड कैस्कस, आर्बोरियम, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग पैलेंजर. और फ्लाइंग पैलेंजर को हमने अदरवाइज क्या लिखा था? सुगर ग्लाइडर. हैबिटेट क्या होगा? आर्बोरियल ग्लाइडर.
मतलब ये एक ट्री से दूसरे ट्री को जंप करते, लंबा जंप। एंड उनका क्योंकि लगता है कि उनका थोड़ा सा विंग्स टाइप का है, थोड़ा सा स्किन बहुत ही पतला स्किन है, तो फैला देते हैं और जब जंप करते हैं तो लगता है ये उड़ रहा है। तो आर्बोरियल ग्लाइडर, ग्लाइड मतलब जंपिंग, one tree to another tree, that is by arboreal glider. Bobcat, Tasmanian tiger cat. And ये cat like होगा. And the last one is wolf, Tasmanian wolf. And this is dog like. अभी रिसेंटली ये Tasmanian wolf extinct हो गया है. क्लियर है? तो आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं, ये अडेप्टिव कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस? बाकी सब क्या था? डाइवर्जेंस। तो हम कंपैरिजन जब करेंगे तब ये कन्वर्जेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन थ्योरी के अंडर हम लोग 3-4 डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वी आर कमिंग टू लामार्किज्म। Lamarckian theory is also called as use-disuse theory or theory of inheritance of backward character. Theory of inheritance of backward character or use-disuse theory proposed by Jean-Baptiste de Lamarck. एंड जिस बुक में ये एक्सप्लेन किए तो उस बुक का नाम क्या है? फिलोसफी जूलॉजिक। क्लियर? पोस्टुलेट में आते हैं। पोस्टुलेट मतलब किस तरीके से वो एक्सप्लेन किए हैं। नंबर 1, न्यू नीड। न्यू नीड मतलब देखिए, बात तो समझिए पहले। एनवायरमेंट इज चेंजिंग ग्रेजुअली, राइट? एनवायरमेंट अगर चेंज होगा तो चेंज एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म को न्यू न्यू कैरेक्टर चाहिए कि नहीं? So that new character or new need of an organism with respect to change in environment. So new character need by animal or organism with respect to change in environmental condition so as to adapt. This is called as new need
अब देखिए नीड जो है मे बी यूज ऑफ एन ऑर्गन और मे बी डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब ज्यादा लिखिए मत, हम ज्यादा लिखेंगे भी नहीं, खाली आप समझेंगे। डिसयूज, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये जो कैरेक्टर है दैट कैरेक्टर में भी, जो न्यू कैरेक्टर आपको चाहिए ना, ये न्यू कैरेक्टर मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ वन ऑर्गन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिसयूज ऑफ अनदर ऑर्गन। सपोज टू बी ऑर्गन ए पहले यूज हो रहा था, अब न्यू कैरेक्टर जब जरूरत पड़ा, न्यू कंडीशन जब चेंज हो गया, एनवायरमेंट ए टू बी जब चेंज हो गया, अब वो सेम ऑर्गन की अब जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं है, तब उसको क्या बोलेंगे? डिसयूज ऑफ ऑर्गन कैरेक्टर और यूज ऑफ ऑर्गन कैरेक्टर। पहले वो ऑर्गन था लेकिन यूज नहीं हो रहा था, अब एनवायरमेंट चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गया, उस न्यू कंडीशन में वो सेम ऑर्गन अभी यूज जरूरत पड़ गया, इन क्या बोलेंगे? तो इसीलिए मैंने बोला कि दैट कैरेक्टर मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूज ऑफ ऑर्गन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ। अब लामार्क क्या बोलते हैं? लामार्क बोलते हैं more the use of organ, more it will develop। ठीक है, less the use of organ, it will degenerate gradually and ultimately disappear। डार्विन लामार्क क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ऑर्गन को यूज करेंगे तो वो धीरे 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 जेनरेशन बाय जेनरेशन डेवलप होता जाएगा। अगर आप एक ऑर्गन को यूज नहीं कर रहे तो जेनरेशन बाय जेनरेशन उसका जो एफिशिएंसी है वो कम होगा, उसका जो एक्टिविटी है वो कम होगा, फंक्शन जो है वो कम होगा, एंड धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ऑर्गन टोटली डिसअपियर हो जाएगा, अल्टीमेटली डिसअपियर। बात को समझे? तो इसीलिए थर्ड पोस्टुलेट दिए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो कैरेक्टर दो टाइप का है, एक है इनबॉर्न कैरेक्टर, दूसरा एक्वायर्ड कैरेक्टर। Which character will be flow to the next generation? एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से जो गेन करते हैं, सीखते हैं, अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं, उसी का बोलेंगे एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन और ओनली द इनबर्न कैरेक्टर विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनबर्न क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर तो मैंने अचीव किया है अपने लाइफ स्पैन के अंदर। लामर क्या बोल दिए? इनहेरिटेंस ऑफ व्हिच कैरेक्टर? यही उनका रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये रॉन्ग है, बात को समझे कि नहीं? अगर हम अपना ऑर्गन को यूज करके बहुत ज्यादा डेवलप किए हैं तो वो क्या सेम ऑर्गन डेवलप नेक्स्ट जनरेशन में हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। So inheritance of acquired character, this is wrong. This is the reason why the Lamarck has been rejected. समझ में आया कि नहीं? The acquired character will pass to next generation. This is the concept of Lamarck. हम लोग नंबर 4 में आते हैं, PCA। देखिए बात को,
जनरेशन 1 में 4 कैरेक्टर था, सेकेंड जनरेशन में ऑल द कैरेक्टर विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, यस और नो? तो 4 कैरेक्टर जो पहले जनरेशन में था, सेकेंड जनरेशन में चारों के चारे कैरेक्टर आ गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर मेरे पास था सारे के सारे कैरेक्टर आ गया नेक्स्ट जनरेशन में। तो पहले 4 था तो 4 आ गया, लेकिन एनवायरमेंट फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में चेंज रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा? चेंज रहेगा। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर और ऐड हुआ, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में आ गया तो हुआ कितना? 6 प्लस और सपोज टू बी 2-3 ऐड हो गया। फिर ऐसा करते 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 जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर एक्यूमुलेट होता जाएगा कि नहीं? एंड एट द लास्ट वी कैन से जो बहुत जनरेशन के बाद विल हैव मेनी कैरेक्टर। So it is after many generation it will form the many character। तो many character अगर हम अब इस लास्ट जनरेशन और सब्सिक्वेंट जनरेशन को अगर आप फर्स्ट जनरेशन के साथ कंपेयर करेंगे, विल मोर डिफरेंस और विथ लेस डिफरेंस? मोर डिफरेंस आएगा कि नहीं कैरेक्टर में? तो आप इसको न्यू स्पीसीज बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं? तो ये एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द old one or first one or from the that is beginning, that formation of new species after the accumulation of character after subsequent generation is forming the new species. So formation of new species due to accumulation of acquired character। समझे? This theory actually rejected by or criticized by, जब पहले मैं आपको इनका एविडेंस बता देता हूं। एविडेंस मतलब एग्जाम्पल। यूज ऑफ ऑर्गन का पहले एग्जाम्पल दे देते हैं। नंबर 1, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। पढ़े हैं? ये बोलते हैं कि पहला जो जिराफ था वो शॉर्ट नेक था, ठीक है। दे आर ग्रेजिंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो गया, छोटा छोटा जो ग्राउंड में जो छोटा छोटा प्लांट था वो धीरे धीरे लॉस हो गया। नाउ बिग बिग प्लांट्स आर देयर, शॉर्ट नेक giraffe unable to reach the long plants, so they are using their neck or disusing their neck? Stress to neck, stress their legs to reach the higher lips of the higher plants. The use of the organ, Darwin Lamarck क्या बोले? The more the use of organ, more it will develop, and that will be passed to the next generation, inheritance of acquired character। तो सेकंड जनरेशन में थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ नेक, थर्ड जनरेशन और स्ट्रेच हुआ, ऐसे स्ट्रेच होते होते आज हमारे पास जो जिराफ है वो लॉन्ग है नेक एंड लॉन्ग फिट। तो यहाँ पे खाली लॉन्ग नेक नहीं बोलेंगे, लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फीट ऑफ जिराफ। ये यूज का है कि डिसयूज का है? और एक है सेकेंड एग्जांपल हम देते हैं डिसयूज। डिसयूज का एग्जांपल दिए लॉस ऑफ लिम्स,
in snake. Loss of limbs in snakes. ये पहले बोलते हैं कि snakes का limbs था. They are present in the or living in the mountain. धीरे धीरे वहां पे food scarcity होने लगा तो they are coming back to the jungle in the plain area. And plain area में जो busy जंगल था, जो dense forest था, उसमें उनको और leg की जरूरत नहीं पड़ा. They are better to move through the serpentine movement. So disusing the legs or using the limbs. So disusing the limbs. So that is why gradually it is degenerated, and we know that today the snake, the modern snakes, without any limbs. समझ में आया? And the last is criticism. This theory rejected by or criticized by August Weismann. August Weismann क्या किए थे, मैं खाली फॉर्मली बता देता हूँ. ये क्या किए थे ना, टेल ऑफ रैट उसको कट किए थे up to 18 generation. The cutting of a tail of a rat is a acquired character or it is an inborn character? Within the lifespan is called as acquired character. तो यहाँ पे जो tail less character हुआ of a rat, it is acquired character. So acquired character as per the Lamarck should be inheritable to the next generation. तो जो tail less rat है उसका next generation भी tail less होना चाहिए या तो small tail होना चाहिए as per this theory. लेकिन ये 18 जनरेशन तक एवरी जनरेशन में वो देखे कि टेल प्रेजेंट था एंड वो कट करते गए, किसी भी जनरेशन में ना टेल एब्सेंट था ना टेल शॉर्ट था. तो वो स्पेसिफाई किए कि एक्चुअली टेल इज मेड अप ऑफ व्हाट ना, सोमैटिक सेल. एंड हम लोग जो बनते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड गैमेट, जॉर्म सेल. तो सोमैटिक सेल में अगर कुछ लॉस होता है, चेंज होता है, तो जॉर्म सेल विल नॉट अफेक्ट. And he proposed germplasm theory. समझे? नेक्स्ट क्लास में डार्विनिज्म स्टार्ट करेंगे.